हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और बहुत दिनों से आपको इंतजार था कि सर ट्रांसफार्मर फिनिश हो गया है, अब डीसी मशीन जल्दी से स्टार्ट करिए। तो आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड सीरीज जो कि चल रहा है, रीसेंट ट्रेंड सीरीज का मतलब क्या है कि हम लोग पिछले 5 साल के 2000, यहां से मैं बता देता हूं, 2018 से लगाकर 2022 तक पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हम लोग इलेक्ट्रिकल के करेंगे। और साथ में क्योंकि डीसी मशीन तो इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस में है नहीं, ट्रांसफार्मर था और 3 फेज इंडक्शन मशीन था, तो पिछले 2 सालों से क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन वाली ब्रांच में भी 2 मशीन आती है, उसके भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो रिसेंट ट्रेंड सीरीज का मकसद क्या है कि ब्रीफ थ्योरी के साथ साथ पिछले 5 साल में आए हुए क्वेश्चंस देखें ताकि लेटेस्ट ट्रेंड आपको पता चल सके कि गेट एग्जामिनेशन में किस तरीके का आ रहा है हर मशीन से। तो ट्रांसफार्मर हम लोगों ने फिनिश किए थे, 11 क्वेश्चन करे थे विद शॉर्ट समरी। अब करेंगे हम लोग डीसी मशीन की समरी। ठीक है, अब देखिए, डीसी मशीन पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस मशीन के अंदर 2 कैटेगरी होती है, एक जनरेटर होता है, दूसरा मोटर होता है। और क्वेश्चन दोनों से पूछे जा सकते हैं। बट देखा गया है पिछले 25 सालों का इतिहास अगर उठा के देखें तो तकरीबन तकरीबन 80% क्वेश्चन आपको मोटर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो बट डिजाइन जो पार्ट है वो जनरेटर का पढ़ने के बाद ही मोटर का समझ में आता है। तो इसीलिए फुल कोर्स में मैंने पहले जनरेटर पढ़ाया है, उसके बाद मोटर पढ़ाया है। ठीक है, चलिए इस मशीन को करने का बहुत ही इजी तरीका मैं बताता हूं। देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए डीसी मशीन में कुछ पढ़ा था आपने, है ना। थोड़ी देर के लिए बहुत छोटी छोटी जो डिटेल पढ़ी हो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं आपको शॉर्ट समरी बताता हूं। इस स्लाइड पे मैं जो जितना बताने वाला हूं उससे आप सारे के सारे लगभग, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर 100% हो जाएगा इसी स्लाइड से तो बाकी फुल कोर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट मैं ये बोलूंगा कि 85% जो क्वेश्चन है वो आप बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं। देखिएगा, सिंबल तो आपको पता है थोड़ा बहुत कि यहाँ पे सप्लाई या फिर रिसीविंग एंड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कि मोटर है या जनरेटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। ये क्या है आपका आर्मेचर, ये मोटर का आर्मेचर, ये जनरेटर का आर्मेचर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि मोटर का केस होगा, है ना, मोटर का केस होगा तो हम ये बोलेंगे कि मोटर में क्या होगा, मोटर में इनपुट क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट क्या रहेगा, मैकेनिकल रहेगा। तो यहां से हम ये बोले अगर मोटर का केस रहा तो यहां से करंट इंजेक्ट होगा, दैट इज लाइन करंट। ठीक है, लाइन करंट। और यहां पर जो करंट होगा दैट इज आर्मेचर करंट, दैट इज आर्मेचर करंट। अब आप बोलोगे सर ये तो करंट तो एक ही डायरेक्शन, इस डायग्राम के हिसाब से तो एक ही वायर लगा हुआ है तो यहाँ तो एक ही करंट होना चाहिए। बट ये आधा अधूरा डायग्राम है, अभी मैंने इधर एक्साइटेशन वाली वाइंडिंग नहीं लगाई है। एक्साइटेशन के हिसाब से लाइन करंट और आर्मेचर करंट बदलेगा। तो न्यूमेरिकल पढ़ते टाइम पे इस चीज का ध्यान रखना कि करंट कौन सा दे रखा है, आर्मेचर का दे रखा है, लाइन का दे रखा है ना। अब आप बोलोगे सर ये आधा अधूरा क्यों डायग्राम बनाया, पूरा ही बना देते। 2 मिनट रुकिए, मैं एक्साइटेशन ये नीचे दे रखा है ना, डिपेंडिंग ऑन द एक्साइटेशन का डायग्राम बाद में बनाऊंगा। तो अभी सिंपल ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि मोटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा और मैकेनिकल आउटपुट होगा। और मैकेनिकल आउटपुट मोटर का जो रोटेशन है, और मोटर के रोटेशन से ये सपोज करो कुछ ना कुछ लोड लगा रहेगा यहाँ पे, है ना, लोड रहेगा, मैकेनिकल कुछ भी लोड लगा रहेगा, लोड लगा रहेगा। इसका जो रोटेशन रहेगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों रूल ऑलरेडी मैं डिटेल वर्जन में बता चुका हूँ, यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मोटर का केस होगा तो आपको क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज से करंट प्रोड्यूस करवाना है, ये आर्मेचर करंट होगा। और यहां पर होगा बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ जो होता है डीसी मशीन में ब्रेन होता है। डीसी मशीन का दिमाग कौन होता है, बैक ईएमएफ होता है। तो डीसी मशीन के क्वेश्चन में गोल्डन रूल याद रखना हमेशा कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, खाली बैठो, कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन, तो आप क्या करो, बैक ईएमएफ कैलकुलेट कर लो। बैक ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया तो बहुत चीजें दिखने लगेगी, क्योंकि ये बैक ईएमएफ ही क्या होता है, आपके बहुत सारे पैरामीटर्स को वेरिएशन करता है, बहुत क्लियरिटी दे देता है आपको क्वेश्चंस के अंदर। तो जब भी न्यूमेरिकल में अगर कुछ नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, बैक ईएमएफ निकालेंगे। बैक ईएमएफ जैसे ही द मोमेंट यू कैलकुलेटेड बैक ईएमएफ, आधी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चंस में भी देखेंगे। चलो अब बात करते हैं जनरेटर की। तो जनरेटर क्या करेगा, जनरेट करेगा साहब, तो यहां से आर्मेचर करंट प्रोड्यूस होगा और फिर ये यहां पे जाके लाइन करंट होगा और यहां पे लगा रहेगा लोड, लगा रहेगा यहां पे क्या लगा रहेगा, लोड रहेगा, उसका टर्मिनल वोल्टेज भी है। यहाँ जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, दैट इज जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ। और यहां पे ये टरबाइन से रोटेट करेंगे, टरबाइन से रोटेट करेंगे, किसी से भी चीजें रोटेट करो, टरबाइन से करो चाहे किसी और मीडियम से करो, प्राइम मूवर है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन रहेगा दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, यहाँ पे जनरेटर एक्शन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मैकेनिकल इनपुट से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा, दैट इज द जनरेटर। और मोटर के केस में बात करें तो इलेक्ट्रिकल इनपुट से मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है, दैट इज अवर मोटर एक्शन, या फिर बोल सकते हैं कि मोटर का ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बेसिक आइडिया है। अभी मैंने देखो यहां पर आप इस चीज से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये आर्मेचर करंट और लाइन करंट दो अलग अलग सिंबल क्यों दिया है, क्यों, क्योंकि अभी आधा अधूरा सिर्फ और सिर्फ अभी आर्मेचर का डायग्राम बनाया मैंने, इसमें जो फील्ड एक्साइटेशन है वो अभी हम लोगों ने नहीं दिया है। तो और बिना फील्ड के तो कोई जनरेटर मोटर कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो देना पड़ेगा। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के हिसाब से दोनों डायग्राम्स को पहचानना बता रहा हूं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जब पढ़ोगे तो क्या ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन में मोटर दे रखा है या फिर जनरेटर दे रखा है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे मैं बताता हूं यहां पे कि एक्साइटेशन कैसे। अगर सपोज करो सेपरेटली एक्साइटेड हुआ, यही डायग्राम है हमारा। अब देखो यहां मैं मोटर जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, अगर सेपरेटली एक्साइटेड है तो जो फील्ड वाइंडिंग है, जो फील्ड वाइंडिंग जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो अलग से देंगे। मतलब यहां पे एक सप्लाई और लगेगी, कौन सी, सेपरेटली एक्साइटेड में एक सप्लाई और लगेगी। आई बात समझ में। तो यहां पर अगर मोटर की केस सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात करें तो यहाँ दो सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, एक तो हमारा आर्मेचर पे सप्लाई और एक हमारी फील्ड पे सप्लाई। ठीक है, तो ये है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड का केस। अच्छा, ये मोटर में भी हो सकता है, जनरेटर में भी हो सकता है, दोनों के केस में हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो जनरेटर या मोटर नहीं बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैक ईएमएफ या ई बना देता हूं। जनरेटेड ईजी हो, जनरेटर हुआ तो ईजी हो जाएगा, मोटर होगा तो ईबी हो जाएगा। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन भी देखो, करंट का डायरेक्शन मोटर का केस है तो डाउनवर्ड जाएगा, आर्मेचर के अंदर आएगा, और जनरेटर का केस है तो बाहर की साइड में जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। फिर बात करें अगर हम लोग शंट की अगर बात करें तो देखो यहां से क्या होगा, शंट में ये हमारा लाइन करंट, ये हमारा ISH शंट करंट, और ये करंट हो जाएगा किसका, आर्मेचर करंट का। इन केस ऑफ मोटर अगर ये यही हो कि यहां मोटर की बजाय जनरेटर हो तो जनरेटर में आर्मेचर करंट, ये आर्मेचर करंट जनरेटर का, और ये इधर तो ISH वही का वही रहेगा, और लाइन करंट क्या हो जाएगा इस साइड। ठीक है, तो ये येलो कलर से जो बना हुआ है जनरेटर का बना हुआ है ना, ये जनरेटर बना देते हैं, और ब्लू कलर वाला जो है वो हम किसको बना देते हैं, वो बना देते हैं मोटर। ठीक है, ये करंट के डायरेक्शन से। और यहां पर आपको शंट मशीन, शंट मोटर में या शंट जनरेटर में जो भी हो, आपको क्या ध्यान रखना है, यही वोल्टेज भी यहां पर होगा, यहाँ का RSH शंट का रेजिस्टेंस भी होगा। उसके बात करें हम सीरीज की, तो सीरीज में क्या होगा कि फील्ड वाइंडिंग जो है, एक्साइटेशन है, जो कि फील्ड वाइंडिंग, एक्साइटेशन बोले या फील्ड वाइंडिंग बोले एक ही बात है, ये आपकी काय में कनेक्टेड है, आर्मेचर से सीरीज में। आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है, इस वजह से इसको सीरीज मोटर बोलते, चाहे जनरेटर बोलो चाहे मोटर बोलो। ठीक है, और यहाँ पे शंट में क्या, क्योंकि ये जो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर से काय में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, इस वजह से क्या बोलते हैं, इसको शंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लाइन करंट और आर्मेचर करंट तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, है ना। और जनरेटर की बात करेंगे तो ये जनरेटर में भी वही रहेगा, बस करंट के डायरेक्शन बदलेंगे। चलो अब मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूं। गोल्डन रूल क्या बताता हूं कि पूरे डीसी मशीन में पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन आए ना, वो सिर्फ 2-3 इक्वेशन से ही सॉल्व हो सकते हैं। कौन सी 2-3 इक्वेशन है सर, अभी फटाफट बता देता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले तो आपको बैक ईएमएफ ईजी बोले या ईबी बोले, इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये क्या होती है, P NZ बाय 60A, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। P क्या है, नंबर ऑफ पोल, ये क्या है, फ्लक्स पर पोल, ये हमारा क्या है, N क्या है, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्पीड इन RPM, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और 60, और A क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, लैप और वेव के लिए डिफरेंट होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला और होता है बैक ईएमएफ का कि K फाई ओमेगा M, और यहाँ पे ओमेगा M क्या है, यहाँ पे ओमेगा M जो है वो स्पीड है आपकी रेडियन पर सेकेंड में, काय में है, ये स्पीड जो है वो रेडियन पर सेकेंड। अगर मुझे इस रेडियन पर सेकेंड को काय में कन्वर्ट करना है, आरपीएम में कन्वर्ट करना है, रिवोल्यूशन पर मिनट में, तो ये कितना हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर मिनट में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πn/60 इक्वल टू ओमेगा एम। ओमेगा एम को क्या लिख सकते हो, 2πn/60। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इसका मतलब देखो, अगर मैं ओमेगा एम की जगह ये 2πn/60 अगर रख दूं तो 2π/60 तो क्या है, कांस्टेंट है,
तो इसका मतलब है के भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर E इज प्रोपोर्शनल टू के, नॉट के तो कांस्टेंट है, n5, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, E प्रोपोर्शनल टू n5। अब बात करते हैं, अगर हम लोग देखो बैक ईएमएफ क्या हो गया, अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क इक्वल टू K∅Ia आर्मेचर करंट, ठीक है। तो यहां पर भी अगर मैं प्रोपोर्शनल रिलेशन में जाऊं तो T इज प्रोपोर्शनल टू Φ Ia, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन। बस ये दो गोल्डन इक्वेशन है जिससे सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो सकती है। ये दो इक्वेशन से सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो सकती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लगभग 85% जो क्वेश्चन है ये इन्हीं दो इक्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगले जो मैं पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस करा, अगली स्लाइड में अगले लेक्चर में जो मैं पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ इन दो इक्वेशन से ही कराऊंगा। तो मेरा बोलना यह है कि देखिए, चलो मैं पहले पूरी बात अपनी कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद आपको कंक्लूजन देता हूं, है ना। चलो इन दोनों इक्वेशन को पहले इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद मैं कंक्लूजन देता हूं आपको। अच्छा, सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है साहब? सेपरेटली एक्साइटेड में 2-3 चीजें हो गई, 2 मिनट फटाफट कर देते। सेपरेटली एक्साइटेड में जो फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट इन जनरल। अब अनटिल अनलेस ऐसा हो जाए कि सेपरेटली एक्साइटेड दे रखा है और क्वेश्चन में बोल दिया है कि इंटेंशनली यहां पे फ्लक्स का वेरिएशन हम कर रहे हैं, तो अलग बात है। इन जनरल सेपरेटली एक्साइटेड और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करके रखा है तो हम क्या मानेंगे कि फ्लक्स आपका क्या है? कांस्टेंट है। अब फ्लक्स कांस्टेंट है तो आपकी जो इक्वेशन है फाई और फाई तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू n और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट। चलो खत्म हो गया काम। नेक्स्ट है आपका शंट। शंट में भी इन जनरल ये जो फ्लक्स होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। और प्रैक्टिकली बोलूं अगर इजरो या बार का इंटरव्यू हो तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि स्लाइट वेरिएशन होता है बट उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। एक हल्का फुल्का वेरिएशन जरूर होता है बट उसको नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या है? कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन सेम यहां पे रहेगी, E इज प्रोपोर्शनल टू n और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि शंट है और फिर यहां पे फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है और ये फ्लक्स 5% 10% से वेरी कर रहा है तो अलग बात है, फिर हमको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, फिर हम कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। बट इन जनरल शंट मोटर या शंट जनरेटर में भी फ्लक्स क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सीरीज पे। सीरीज में जो होता है देखिएगा कि जो फ्लक्स है यहां पर, ये जो करंट है आपका आर्मेचर करंट, और यहां पे जो सीरीज फ्लक्स बनेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सीरीज फ्लक्स है फाई एससी है ना, वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आर्मेचर करंट हो जाएगा। तो सीरीज मोटर या जनरेटर में जो आपका सीरीज फ्लक्स, मतलब फ्लक्स तो एक ही है, यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग है तो एससी लिख दिया, अदरवाइज यहाँ शंट लिख सकते हैं, बट नॉर्मली फाई ही है। तो जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट है। प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर्मेचर करंट है। कब तक? जब तक सैचुरेशन नहीं आ जाए। सैचुरेशन आ जाएगा तो उसके बाद तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। बट इन जनरल जो न्यूमेरिकल आपको गिवन होते हैं वहां सैचुरेशन तक नहीं जाती है मशीन, लीनियर रिलेशन पे ही पूछा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं लीनियर रिलेशन पे कि फ्लक्स आपका क्या रहेगा? आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर ये प्रोपोर्शनल रहा तो आप देखिए यहां पर क्या होगा? E इज प्रोपोर्शनल टू, ओरिजिनल में तो n फाई है, तो यहां पे फाई जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू n इनटू, इसकी जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं? करंट। तो ये रिलेशन आपका कई बार यूज होता है। सीरीज मोटर से अवेयर रहेगा, यहाँ पे ये गलती होती है कि फ्लक्स का जो वेरिएशन है वो करंट की टर्म में होता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, सीरीज के क्वेश्चन करने में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हमें सोचना पड़ती है। तो एक्स्ट्रा चीजें सोच रहेंगे तो उसका एक्स्ट्रा नंबर भी तो मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू फाई आईए। अब यहाँ पे फाई आईए, तो आईए मिलके क्या बन जाएगा? IA का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर प्रोपोर्शनल अप टू सैचुरेशन। सैचुरेशन के बाद क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट, देन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA। बट वो कंडीशन काफी कम पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो
ये स्लाइड रही। इस स्लाइड के अलावा आपको एक भी फॉर्मूला जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन आए हुए हैं ना 2018 से लगा के 2022 तक के, वो सारे क्वेश्चन इस स्लाइड पे, इस स्क्रीन पे लिखे हुए जितने फॉर्मूले हैं उसकी हेल्प से ही हम लोग कर लेंगे। तो इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि सर आप जब पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो हो सकता है आने वाले 2-3 साल के तो क्वेश्चन हम लोग इसी स्लाइड से देख के कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। बट ये गेट है बाबू यहां पर, क्योंकि हर आईआईटी अलग अलग तरीके से अपना दिमाग चलाती है और 2023 का पेपर आईआईटी कानपुर बना रहा है, तो मैं अश्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि पिछला जो 2015 का पेपर देखोगे ना तो वहां पे इस स्क्रीन पे जितने लिखे हुए फॉर्मूले हैं इससे इतर भी एक क्वेश्चन पूछा था लैप और वेव वाइंडिंग के डिजाइन पे। ठीक है, हालांकि वो इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, बट मैं जैसे बोल रहा हूं ना आपको इस स्क्रीन से ही सारे 5 साल के क्वेश्चन आए हैं, तो जरूरी नहीं कि अगले 5 साल के क्वेश्चन भी इसी स्क्रीन से आए। अगर ऐसा ही होता कि सर पिछले तो लगभग 8-10 साल के क्वेश्चन तो आप इसी स्क्रीन से करा दोगे, तो फिर तो बाकी मशीन पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? इतना फुल कोर्स में हमने मशीन क्यों पढ़ा? इसीलिए पढ़ा ना कि किसी दिन सरप्राइज एलिमेंट मिल गया और क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लिया, तो वो क्वेश्चन अगर करोगे तो रैंक आपका बहुत ज्यादा जम करता है। नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा, ऐसा क्वेश्चन जो बाकी लोग नहीं कर रहे खुद कर रहे, बट उसका मतलब ये भी नहीं कि खुद करने के चक्कर में, हाँ सर ने बोला था कि जो क्वेश्चन खुद करोगे बाकी लोग नहीं करेंगे उसमें नंबर ज्यादा मिलेगा, पता चले आधा घंटा तुमने उसी में कर दिया, आधे घंटे से लगे हुए कि सर ने बोला था कि ये क्वेश्चन तुम कर दोगे। नहीं नहीं, टाइम का भी वैल्यू है, कम टाइम में जो क्वेश्चन कर लो। ऐसे तो 1 घंटे तक एक ही क्वेश्चन करते रहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब है कि इस स्लाइड से हम लोग सारे के सारे पिछले 5 साल के तो क्वेश्चन कर लेंगे, बट फिर भी आप बहुत अच्छे अगर रैंक चाहते हो, और सभी लोग चाहते हैं ऑब्वियसली कि अगर मुझे सुन रहे होंगे तो सभी लोग अच्छा रैंक डिजर्व करते भी होंगे और करना भी चाहिए, तो उसके लिए सारा ओवरव्यू करके जाना। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूं कि रैंक बूस्टर जो है आपका रैंक बूस्टर, इलेक्ट्रिकल मशीन का रैंक बूस्टर 249 रुपीज में जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उसके अंदर मैंने डीसी मशीन करवाया, उसमें सारे सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल के क्वेश्चन नहीं, सब कुछ करवाया मैंने। वहां इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन दिया है, उसके बाद लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में बताया, डिजाइन ऑफ डीसी मशीन के प्रॉब्लम भी कराए मैंने, आर्मेचर रिएक्शन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल, सबके न्यूमेरिकल करवाए, सबके न्यूमेरिकल, बैक ईएमएफ एंड टॉर्क के क्वेश्चन डिस्कशन, सारी चीजें क्वेश्चन डिस्कशन। तो इन 12 लेक्चर के अंदर मैंने पूरा डीसी मशीन का एक समराइज वे दे दिया है, और ये लेक्चर भी बहुत बड़े नहीं होंगे मेरे ख्याल से, आधे घंटे, मतलब ये मान के चलो कि 12 है ना तो 6 घंटे भी नहीं, ऑलमोस्ट 4 घंटे के अंदर, 4 घंटे है ना इनका सबका टाइम कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 4 घंटे के अंदर पूरा डीसी मशीन विद न्यूमेरिकल मैंने सब कुछ करवाया है। तो आप चाहते हो कि इस स्क्रीन के अलावा भी, ये जो हमने यहाँ पे सारी चीजें करी, इसके अलावा भी आप चाहते हो, क्योंकि अगला जो पेपर जो 2023 का आईआईटी कानपुर बना रहा है, तो उस पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने की, या एक्स्ट्रा जो जोन है आपकी स्टडी में, नॉर्मल क्वेश्चन जहां से नहीं आते उस जोन से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो समझ गए? तो रैंक बूस्टर आप जाके 249 में रखा, उसका प्राइस हमने बढ़ाया भी नहीं है इसी वजह से कि ताकि 2023 के बच्चे यूज कर सके सारा का सारा। ठीक है, और जो नई स्टार्टिंग करना चाहते हो, आपके जूनियर्स को सजेशन करना चाहते हो, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि जो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर अभी भी टाइम है, जिसको पूरा का पूरा पढ़ना हो, सिर्फ शॉर्ट समरी नहीं पढ़ना और पूरा पूरा डीसी मशीन पढ़ना हो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने दिए हैं, जिसमें 4 वीडियो कराए। 4 वीडियो में स्कूल लेवल एक्सपेरिमेंट, मोटर एंड मोटर एक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीजें बेसिक्स में कवर करिए। उसके बाद डीसी जनरेटर में 36 वीडियो में डीसी जनरेटर खत्म किया है और 17 वीडियो में डीसी मोटर किया है। और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का फोल्डर है, इसमें भी 4 मैंने लेक्चर बनाए जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो इन फोल्डर की अगर देखें तो यहां पर आप बात करें डीसी जनरेटर की, तो यहां पर लाइन से देखिए, जनरेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन, एक्शन ऑफ कम्यूटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल क्या होता है, ये सब पढ़ाया। ब्रीफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, योक, मेन पोल, आर्मेचर क्या होता है, कम्यूटेशन, कम्यूटेटर ब्रशेस एंड बियरिंग क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग का डिजाइन, लेफ्ट वाइंडिंग का इंट्रोडक्शन, उसका डिजाइन, लेफ्ट वाइंडिंग का, वेव वाइंडिंग का डिजाइन, कंपैरिजन लेप और वेव का। ये क्वेश्चन इस वाले लेक्चर से क्वेश्चन पूछा है ना 2015 में आईआईटी कानपुर ने यहाँ पे लेप और वेव के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस करवा दिया 17 वाले लेक्चर में। देन ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर, सीरीज कंपाउंड जनरेटर, क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है,
उसके बाद हमारे वोल्टेज बिल्डिंग प्रोसेस, वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है जनरेटर में, वो भी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल स्पीड एंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ये भी क्या होता है 5-7 साल में एक बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो क्रिटिकल स्पीड और क्रिटिकल रेजिस्टेंस में मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाया है इस लेक्चर में। सीरीज एंड कंपाउंड जनरेटर क्या होता है ये भी देखा हमने। आर्मेचर रिएक्शन ब्रीफ ओवरव्यू देखा, आर्मेचर रिएक्शन की डिटेल, उसके ऊपर ग्राफिकल अप्रोच, उसके बाद इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट, उसके बाद अदर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या नुकसान, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि एमएसक्यू पैटर्न है तो एमएसक्यू में थ्योरेटिकल वर्जन यहाँ के डिजाइन पार्ट से आ सकता है आपको, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मेथड ऑफ लिमिटिंग और ये सारा चीज, कम्यूटेशन प्रोसेस, इंटरपोल क्या होते हैं, फिर यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल वाइंडिंग के ऊपर न्यूमेरिकल वो भी देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर भी देखा। तो ये पूरा का पूरा 40 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डीसी जनरेटर को फिनिश किया है। देन क्या हुआ आपका डीसी मोटर। डीसी मोटर में भी मोटर ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ मोटर, बैक ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया अभी कि 80 to 85% जो क्वेश्चन होते हैं वो मोटर से आते हैं, ठीक है। तो मोटर वाला सेगमेंट हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज क्वेश्चन देखे हमने, न्यूमेरिकल भी बहुत करे हैं यहाँ पे, सीरीज के ऊपर न्यूमेरिकल करे, शंट मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, सबके ऊपर न्यूमेरिकल करे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर, फिर कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल वाले सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन डिस्कशन, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, ब्रेकिंग एंड स्टार्टर, इनका भी ओवरव्यू मैंने दे दिया है। तो इस तरीके से पूरा डीसी मशीन 57 लेक्चर में हमने फिनिश किया है। तो जो लोग पूरा तरीके से पढ़ना चाहते, क्योंकि गाइज आप क्या होता है ना, देखिएगा मैं आपको एक चीज बताता हूं कि गेट एग्जाम को छोड़ दें, अगर गेट एग्जाम में जो मैंने वो स्लाइड बताई है ना, स्लाइड, उससे सारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 85% न्यूमेरिकल बना लोगे, डिजाइन विजाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बट गेट देने के बाद अदर देन गेट एग्जामिनेशन, अदर पीएसयूज के जो पेपर होते हैं ना, अदर पीएसयू के बार, इसरो, जो भी पीएसयू हो, जो बार और इसरो भी हो, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इसके डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन के, छोटे पॉइंट्स, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन ईएससी के प्री में भी आपके जो कंस्ट्रक्शन डिटेल है डीसी जनरेटर की, वहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि भाई 15% तो चांस है ना गेट में भी कि यहां से क्वेश्चन पूछ ले, तो हम फिर भी गेट में क्यों आधा अधूरा पढ़ के जाना चाहते हैं। पूरा मशीन एक बार 57 ही तो लेक्चर है और कोई बहुत बड़े नहीं, मैंने वैसे ही बहुत कंप्रेस करके और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया है, तो क्यों ना हम मशीन को पहली और आखिरी बार पढ़े। एक ही बार पढ़ लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गेट के साथ साथ अदर पीएसयूज की भी पेपर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि गेट के लिए अलग डीसी मशीन पढ़ रहे हो, एसएससी जेईई के लिए अलग पढ़ रहे हो, इसके लिए अलग पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको बेवकूफ जरूर बनाते हैं कि आ जाओ एसएससी जेईई के लेवल का पढ़ेंगे, आ जाओ उसके लेवल का पढ़ेंगे, नहीं, कॉन्सेप्ट वही होता है। क्या ट्रांसफार्मर बदलेगा, क्या डीसी मशीन बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होता है। अब वो क्वेश्चन का जब लेवल ऊपर नीचे होता है तो फैकल्टीज लोग क्या करते हैं, थ्योरी भी बदल देते हैं, थ्योरी को भी ऊपर नीचे करके आपके सामने पेश कर देंगे, आ जाओ 5000 दे दो एसएससी जेईई के, 10,000 इसके दे दो, उसके दे दो। तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन का लेवल बदलेगा। गेट एग्जामिनेशन में 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करना है, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कैलकुलेशन वाला रहेगा, स्टेप्स वाला, 3-4 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और वहीं बात करें कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, तो बट ऑब्वियस है कि वहां पे क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहेगा जो थ्योरेटिकल पार्ट में बने, कॉन्सेप्चुअली बने, ताकि आपको कैलकुलेटर कम से कम चलाना पड़े। तो बस सीधी सी बात है। तो कॉन्सेप्ट सारे के सारे पढ़ाए हम लोगों ने, ये सोच के पढ़ाया, स्पेशली मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कि जिंदगी में पहली और आखिरी बार पढ़ो, क्योंकि कोर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, इतना आसान नहीं है। पढ़ाई इतनी आसान होती तो हर कोई कर लेता, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा। और अभी के लिए जो शॉर्ट में अभी टाइम नहीं हो तो ये स्लाइड देख लो, इस स्लाइड से लगभग पिछले 5 साल के क्वेश्चन करेंगे। किस्मत अच्छी हुई और इधर उधर से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपके अगले 2-3 साल के भी क्वेश्चन यहीं से हो जाने हैं आपके, ठीक है। बट ये मैं बोल नहीं रहा हूं, इस चीज के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हो कि सिर्फ ये स्लाइड कर जाओ और इसके भरोसे रहो, क्योंकि एक क्वेश्चन भी इधर उधर से पूछ लिया और वो नहीं बना तो फिर दिक्कत होगी। जैसे मैंने बताया 2015 में लेप और वेव वाइंडिंग के डिजाइन से भी हो चुका है, जो कि ऑलरेडी मैंने रैंक बूस्टर में कर दिया है कवर, ठीक है। ये रैंक बूस्टर जरूर आप परचेस करिए और ये इसको पढ़िए। चारों के चारों मशीन इसमें 249 रुपीज में इन्वॉल्व है, सारे के सारे शॉर्ट समरी और तकरीबन 100 क्वेश्चन के आसपास मैंने यहाँ पे करवाए हैं। तो बस अब हमारा जो रिसेंट ट्रेंड सीरीज है उसमें अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई थिंक टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।